Dear student, today we will discuss about the most important topic of international politics, diplomacy. डिप्लोमेसी या राजनीति एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। और माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में सबसे जो पावरफुल एलिमेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट या तत्व या सब्जेक्ट्स है, वो डिप्लोमेसी है। क्योंकि डिप्लोमेसी प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का एक बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण जो है वो तत्व है, जिसके आधार पे कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को, जो है अपने राष्ट्रीय शक्ति को, जो है नेशनल, अपने राष्ट्रीय नेशनल पावर या कह लो कि राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में जो है सफल हो जाता था। यह जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी को हिंदी में राजने बोला जाता है। यह डिप्लोमेसी जो है वो ग्रीक वर्ड डिप्लाउन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फोल्ड या टू फोल्ड या मोड़ना, जिसको हिंदी में मोड़ना या फोल्ड करना कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जितने भी ग्रीक स्टेट्स थे, अगर वो खत्म हो गए, उसके बाद जो है एक नए तरह के स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ, जिसको रोमन एम्पायर के रूप में जाना जाता है। तो रोमन एम्पायर जो है वह अपने विकास हुआ। रोमन साम्राज्य ने जब अपने यहाँ पासपोर्ट और सड़कों को चलने की अनुमति के लिए जो है वह एक नए तरह का जो है वह एक कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी कार्ड या एक ऐसी इस तरह का एक जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको डिप्लोमा कहा जाता था। और यह जो डिप्लोमा होता है, यह धीरे धीरे या ऑफिसों के शब्दों में आते आते डिप्लोमा से जो है या डिप्लोमेसी में कन्वर्ट हो गई। डिप्लोमाज जो है वह कहा जा सकता है कि यह जो डिप्लोमाज है या डिप्लोमेसी है, वह सरकार की नीतियों के संचालन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्योंकि इसका जो प्रयोग है, इसका जो यूज है, वह अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे डिप्लोमेसी को जो अगर हम बिजनेस में अगर बिजनेस में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो बिजनेस जो है डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। तो धीरे धीरे सभी कामों में, जैसे फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ बिजनेस में भी जो है वो डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, और बिजनेस में डिप्लोमेसी आ गई। तो डिप्लोमेसी किसी भी देश के कहा जा सकता है कि विदेश नीति को सही ढंग से, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी जो है वह विदेश नीति के संचालन का सबसे यूजफुल और सबसे कारगर जो है वह इंस्ट्रूमेंट है या हथियार है, जो है या साधन है, जो विदेश नीति को सही ढंग से संचालित करता है। और कहीं ना कहीं विदेश नीति की सफलता जो है वह अगर किसी ह्यूमन रिसोर्सेस के आधार पे अगर जज किया जाता है, तो वह डिप्लोमेसी के आधार पे ही किया जाता है। क्योंकि डिप्लोमेसी के आधार पे ही फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट का या फेल होने का या फिर लॉस होने का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, वो फॉरेन पॉलिसी के या फिर डिप्लोमेसी के आधार पे होता है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को जो है वो प्रेजेंट करने का जो माध्यम है, वह कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेट है। और हमारे डिप्लोमेट के माध्यम से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वह डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वह प्रमोट करते हैं, या फॉरेन पॉलिसी को सही कहें तो फॉरेन पॉलिसी को जो है हम यूज करने का काम करते हैं। जब हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को इसी डिप्लोमेसी के माध्यम से या डिप्लोमेसी के द्वारा ही इसको प्रमोट करने का काम किया जाता है। तो जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब हम इस तरह की डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब हम डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी जो है वह कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती है, हमारे फॉरेन पॉलिसी को प्रस्तुत करती है। तो डिप्लोमेसी प्राचीन काल से ही डिप्लोमेसी का अपना एक अलग जो है इम्पोर्टेंस होता था। क्योंकि जब हम अगर हम मोनार्की एरा में जाए, तो हर राजा का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, एक दूत होता था। जो चाहे वो आप महाभारत एरा में चले जाए, चाहे रामायण एरा में चले जाए, या ग्रीक जो है एथेंस और स्पार्टा चले जाए, तो हर जगह जो है उस समय भी जो ग्रीक एरा में भी जो है वह डिप्लोमेसी यूज होती थी। हमारे रामायण में भी हमने देखा है कि अंगद को दूत बना के भेजा गया था। तो यह जो चूंकि
दूत या फिर जो एम्बेसडर होता था वही होता था जो बहुत अच्छा डिप्लोमेट होता था, जिनको जो जो विषय को जिनमें समझाने की क्षमता होती थी, जो विषय को प्रस्तुत करने की कला जानता था, उसी को जो है डिप्लोमेट या डिप्लोमेसी के रूप में डिप्लोमेट के रूप में उसको भेजा जाता था। और डिप्लोमेसी का सीधा सीधा फर्क है कि एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने राष्ट्रीय हितों को या अपने हितों की पूर्ति कर लें। तो डिप्लोमेसी जो है वो डिप्लोमेसी प्राचीन काल से ही, एंशिएंट वर्ल्ड से ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। क्योंकि जब जब से जो है जब से सरकारों का अस्तित्व आया, तो सरकारों के अस्तित्व के साथ ही साथ राज्यों का भी अस्तित्व आया। एक राज्य का पड़ोसी दूसरा राज्य होता था और दूसरा राज्य का पड़ोसी तीसरा राज्य होता था। हर राज्य दूसरे राज्यों के साथ आत्मनिर्भरता या निर्भरता के सिद्धांत से संबंध स्थापित करता था। जैसे अगर एक राज्य है तो उसको वह पूर्ण रूप से संपूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है जो उसके यहाँ से फुलफिल नहीं हो सकती, तो वह किसी दूसरे पे निर्भर होगा। तो डिप्लोमेसी के माध्यम से ही वो अपनी इस निर्भरता को, अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति करता था या अपनी निर्भरता को बढ़ाता था। तो डिप्लोमेसी का मतलब यह था कि डिप्लोमेसी के द्वारा का किसी भी तरह के संसाधनों को, किसी भी तरह की आवश्यकताओं को या किसी भी देश से दूसरे देशों से अपने हितों की पूर्ति के लिए या उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह के जो है वो पॉलिसीज यूज करते थे, तरह तरह के हथकंडे यूज करते थे, जिसको हम उस समय डिप्लोमेसी के या डिप्लोमेसी के नाम से जानते थे या फिर कूटनीति के नाम से जानते थे या राजनीति। हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, जब हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, तो डिप्लोमेसी जो है वह एक कहा जा सकता है कि डिप्लोमेसी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता था। वह एंशियंट वर्ल्ड में अगर जाएं तो जब सिटी स्टेट का एरा था, तो एंशियंट जो ग्रीक, अगर एंशियंट ग्रीक वर्ल्ड की हम बात करें तो एंशियंट ग्रीक हैड डिप्लोमेटिक लिंक विथ अनदर स्टेट। वह जो है दूसरे राज्यों के साथ एक जो है डिप्लोमेटिक लिंक रखते थे, जिनके माध्यम से वो अपने सारे जो है काम करा लेते थे या सारे जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करते थे। क्योंकि वह जो है एक पूरा ऑर्गेनाइज जो है स्ट्रक्चर था, कि क्या कह सकते हो कि बेल जो है स्ट्रक्चर्ड डिप्लोमेटिक लिंक जो होते थे वो 500 बीसी के अराउंड 500 बीसी के समय तक जो है वह ग्रीक वर्ल्ड में ऐसे पाए जाते थे। अगर हमारे यहाँ भी देखा जाए तो इंडियन कल्चर में भी उस समय डिप्लोमेसी या डिप्लोमेट जो है वह एक जैसे एक डेवलप्ड जो है स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पाया जाता था। चाहे वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम इसको देख सकते हैं, मनु के मनुस्मृति में देख सकते हैं। तो यह जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी जो है एक एंशिएंट वर्ड से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसका रोल जो होता है वो वेरी क्रुशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वह प्ले करती है किसी भी फॉरेन पॉलिसी के सक्सेस में। क्योंकि अगर डिप्लोमेसी अगर फेल हो गई तो इसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हो गई है। तो डिप्लोमेसी जो है वह कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी एक जो पॉलिसी है या फिर जो डिप्लोमेसी है वह कहीं ना कहीं जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हमारे जो है राष्ट्रीय हित को प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आखिर यह जो डिप्लोमेसी है या डिप्लोमेसी को कैसे हम समझ पाते हैं, डिप्लोमेसी को हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं, डिप्लोमेसी को हम कैसे समझा पाते हैं। तो हम अगर सीधे शब्दों में या साधारण शब्दों में अगर डिप्लोमेसी को बताने की कोशिश करें या बताने जाए तो हम देखते हैं कि यह जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कंट्रीज जो है मेंटेन रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। तो यह एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिससे कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, अदर कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को जो है वो मेंटेन रखती है, रिलेशंस को जो है कंटिन्यू रखती है। और जो है फॉरेन पॉलिसी को अगर अप्लाई करना है, अगर फॉरेन पॉलिसी को कहीं भी अप्लाई करना है तो डिप्लोमेसी वो माध्यम है जिससे माध्यम से जो है क्या करते हैं फॉरेन पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। और फॉरेन पॉलिसी का जो हमारा अगर हमारा अचीवमेंट है कि अगर हमने फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से अपने अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया है, या फिर हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है कहीं फेल हुआ है, या फिर हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है अगर कहीं पे लॉस हुआ है, तो वह जो है डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम उस भरपाई को कर सकते हैं या उसको अचीव कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी जो है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और अगर हम देखें कि यह जो है अगर यह काम कैसे करती है, तो यह जो काम करने का इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो काम करने की जो प्रक्रिया है डिप्लोमेसी की, अगर काम करने का कि डिप्लोमेसी है क्या,
तो डिप्लोमेसी जो है वह राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक साधन है, और यह जो है इंटरनल एक्सटर्नल कैसी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो डिप्लोमेसी है इंटरनल एक्सटर्नल कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो अनादिकाल से हमारे यहाँ जो जिस डिप्लोमेसी को हम जानते हैं, तो अगर हम बात करें तो डिप्लोमेसी और जो फॉरेन पॉलिसी है, यह दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। अगर डिप्लोमेसी भी जो डिप्लोमेसी जो है किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को या विदेश नीति को क्रियान्वित करने का या चलाने की जो है वह कह सकते हैं कि चलाने का एक साधन है। अगर डिप्लोमेसी नहीं है तो आप फॉरेन पॉलिसी के जो डिसाइडेड एम है या ऑब्जेक्टिव है उसको आप जो है अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए यह जरूरी है कि डिप्लोमेसी हो और डिप्लोमेसी कारगर हो, क्योंकि यह एक दूसरे के पूरक है। बिना डिप्लोमेसी के नेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है वो नहीं हो सकती, जो फॉरेन पॉलिसी के बिना डिप्लोमेसी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के साथ हैं, और दोनों जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक, तो यह जो डिप्लोमेसी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, या अगर हम देखें तो डिप्लोमेसी को अगर हम डिफाइन करें तो डिप्लोमेसी को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिप्लोमेसी ग्रीक एरा के बाद जब रोमन एरा आता है, तो रोमन एरा में भी जो है वह डिप्लोमेसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वह जो है रोमन काल के आते आते रोमन में जो सैनिक शक्ति के आधार पे जो व्यवस्था और अनुशासन, या यह कह लो कि शक्ति का जो संगठन स्थापित किया गया था, तो उसमें जो है राजनयिक जो संबंध सिद्धांत जो है होता था, या फिर यह कह लो कि पड़ोसी राज्यों से जो संबंध होता था वह अमूमन रोमन साम्राज्य के भय से होता था। रोमन साम्राज्य जो है वह चूंकि बड़ा एम्पायर था और शक्तिशाली एम्पायर था, तो जितने भी उसके पड़ोसी थे, जितने भी उसके पड़ोसी देश थे, वो सब जो है वह जो है रोमन साम्राज्य की शक्ति से डरते थे, और वो सदैव है डेमाक्लोज की तलवार जो के डर से या फिर उसके भय से जो है वह रोमन साम्राज्य के सारे हितों की पूर्ति कर देते। तो उस समय तक जो डिप्लोमेसी थी, वह डिप्लोमेसी जो है वो मिलिट्री के बेस पे थी। लेकिन बाद में जब सत्ताएं परिवर्तित हुई, बाद में जब साम्राज्य परिवर्तित हुआ, और बाद में जब स्थितियां बदली, तब डिप्लोमेसी का युद्ध जो है वह, या कूटनीति का युद्ध जो है वह युद्ध शुरू होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डिप्लोमेसी अब शुरू होती है और कूटनीति शुरू होती है, क्योंकि कूटनीति जो है वह शक्ति के माध्यम से भी प्रदर्शित की जा सकती है, मित्रता के माध्यम से भी प्रदर्शित की जाती है, और भी कई सारे, जैसे हम जब डिप्लोमेसी पढ़ रहे हैं तो इसको देखेंगे हम। फिर जब हम तीसरा एरा आते हैं, तो बाइजेंटाइन का जो साम्राज्य काल था, इस साम्राज्य काल में जो है जो शक्ति का केंद्र था वह कुस्तुकुनिया था, और बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना कुस्तुकुनिया को केंद्र मान के की गई थी। तो रोमन साम्राज्य के समान ही जो है यह अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहता था, और सैनिक शक्ति के आधार पे यह भी अपने हितों की पूर्ति करना चाहता था। ठीक, तो यह जो एरा है, फिर उसके बाद जब मध्य युग के आते हैं, मिडिल एज के बारे में किस टाइम आते हैं, मध्य युग के बारे में आते हैं, तो मध्य युग में हम देखते हैं कि यह जो कह सकते हैं कि मध्य युग आते आते यूरोप में जो है अब एक सामंती व्यवस्था शुरू हो जाती है, और इस समय जो है अब एक राजा की जगह कई सारे छोटे छोटे राजा हो जाते हैं, और सम्राट की जो शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो अब यह जो सामंत है वह सामंत अपने अपने राज्यों में, अपने अपने एरिया में जो है वह नए नए तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वह शुरू करते हैं, या फिर यह कह लीजिए कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को डेवलप करने के लिए, या डिप्लोमेटिक रिलेशन को डेवलप करने के लिए जो है वह कुछ ठोस सिद्धांतों का जो है निर्माण कर लेते हैं, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे वह जो है अपनी डिप्लोमेसी जो है वो शुरू करते हैं। तो उनका यह कहना था कि सभी राज्य एक परिवार के सदस्य, मतलब जितने भी राज्य हैं वह सब जो है एक परिवार के सदस्य के रूप में अपने आप में, यह जो परिवार एक कानून या नियम द्वारा संचालित होता है, मतलब जितने भी राज परिवार हैं वह सभी एक ही नियमों और कानूनों द्वारा संचालित होंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने डिप्लोमेसी को चलाने के लिए, अपने डिप्लोमेसी को संचालित करने के लिए एक अलग तरह के कानून के निर्माण, अपने अपने लिए एक अलग तरह का कानून बना लिया, और अलग तरह के कानूनों के निर्माण द्वारा जो है वह इनको संचालित करने लगे या चलाने लगे।
फिर हम देखते हैं कि जब प्रेजेंट एरा आता है, तो प्रेजेंट एरा आते आते पूरा वर्ल्ड जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो प्रेजेंट एरा को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट एरा है वो पूरी तरह से डिप्लोमेटिक एरा है। और इस समय जो है डिप्लोमेसी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाने लगा। डिप्लोमेसी जो है वह एक जो है हथियार के रूप में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक हथियार के रूप में यूज किया जाने लगा, और इसके माध्यम से ही सारी चीजें डिसाइड होने लगी। अब आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिप्लोमेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे मेन बात है जो डिप्लोमेसी का ऑब्जेक्टिव है वह है प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करना या उसको सुरक्षा देना जो है वह डिप्लोमेसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि डिप्लोमेसी के माध्यम से ही, डिप्लोमेसी के द्वारा ही हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी जो है एक मेन इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमारे यहाँ है और एक मेन इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह यह है कि राष्ट्रीय हितों को कैसे भी सुरक्षित रखना या राष्ट्रीय हितों की कैसे भी सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि राष्ट्रीय हितों के की रक्षा न कर पाना, इसका मतलब कि डिप्लोमेसी के फेल होने का यह प्रमाण है। क्योंकि डिप्लोमेसी अगर सही ढंग से काम कर रही है तो कभी भी राष्ट्रीय हित जो है वह राष्ट्रीय हितों पे कोई खतरा नहीं आ सकता। तो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा जो है वह सबसे कह सकते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन लक्ष्य है वह जो है डिप्लोमेसी का है। कि डिप्लोमेसी जो है वह राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तत्पर होती है और उसकी सुरक्षा के लिए ही काम करती है। दूसरा जो अगर हम देखें कि इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की जो चाहे वो रीजनल हो या फिर पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल अखंडता की रक्षा करना जो है वह डिप्लोमेसी का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसका जो अस्तित्व है या फिर उसकी जो सत्ता है, उसकी जो राजनीतिक या इकोनॉमिकल कंडीशन है वह बेहतर हो, और वह जो है एक सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित किए रहे। वह जो है उसकी सिक्योरिटी को किसी तरह का कोई थ्रेट या खतरा ना हो, उसकी अखंडता जो है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वह हमेशा अछूते रहे, बनी रहे। तो इसके लिए डिप्लोमेसी को यूज करता है और यह चाहता है कि उसको जिन जिन चीजों से अगर उसकी अखंडता को खतरा है तो डिप्लोमेसी के द्वारा अपने जो है डिप्लोमेसी के माध्यम से वह इनको दूर करने का और इस तरह की समस्याओं को निपटाने का काम करता है। तो इस तरह से हम देखें तो अगर जहां एक तरफ राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा जो है वो डिप्लोमेसी का ऑब्जेक्टिव होता है, वहीं दूसरी तरफ जो है राज्य की सुरक्षा भी डिप्लोमेसी की जिम्मेदारी होती है या डिप्लोमेसी का लक्ष्य होता है। वह हर संभव कोशिश करता है कि उसके राज्य पे, उसके स्टेट की अखंडता को, उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो है या फिर जो है या कह सकते हैं उसके रीजनल जो है इंटीग्रिटी को किसी तरह का कोई थ्रेट या कोई खतरा ना हो। अगर कोई खतरा पैदा होता है तो उसको जो है राजनीतिज्ञों द्वारा उसको सही ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारे अगर बात करें तो डिप्लोमेसी का जो अगला लक्ष्य है वह है कि ज्यादा से ज्यादा अपने 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 जो है मित्रों की संख्या बढ़ाना, और अपने मित्रों की संख्या बढ़ाना डिप्लोमेसी का एक अलग जो है अगला जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि कोई भी देश जब तक अपने मित्रों की संख्या नहीं बढ़ाएगा तब तक जो है वह शांतिपूर्ण अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर देश के जो है पड़ोसी, अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य कहता है कि हर देश का पड़ोसी जो है उसका शत्रु होता है। तो अगर हम अगर इस बात को हम न भी माने तो हम इस बात को इससे सहमत होंगे कि हर देश जो है वह दूसरे देश के साथ इकोनॉमिकल जो है कंपटीशन में लगा रहता है। हर देश जो है वह दूसरे देश के साथ जो है वह आर्थिक जो है प्रतियोगिता में लगा हुआ है, और यह चाहता है कि उसका जो वह जिस देश से आ रहा है या फिर वह उसका जो देश है वह जो है वह उसके अपने पड़ोसी देश से या अपने कॉम्पिटिटिव कंट्री से तेजी से क्या करें, ग्रो करें। तो डिप्लोमेसी जो है वह इस चीज में है कि डिप्लोमेसी का सही ढंग से अगर हम देखें तो उसका लक्ष्य यह होता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उसके मित्रों की संख्या बढ़े। क्योंकि मित्र की संख्या बढ़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। कोई भी मित्र जो है अपने राष्ट्रीय हितों में रोड़ा नहीं बनेगा, राष्ट्रीय हितों में बैरिकेटर के रूप में नहीं रहेगा। तो अगर हमारे मित्रों की संख्या बढ़ती है, अगर हमारे मित्र जो बढ़ते हैं,
तो इसका मतलब है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को पाने में सक्षम होते जा रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सक्षम होते जा रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, डिप्लोमेसी का जो अगला लक्ष्य है वो यह भी है कि उसके जो शत्रु हैं, उसके जो दुश्मन हैं, उनको न्यूट्रल रखना या फिर उनको तटस्थ रखना। क्योंकि अगर वह जो है, अगर वो तटस्थ नहीं रहते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रहते, अगर वो किसी के साथ अलायंस बनाते हैं, तो यह उसके लिए क्या होगा, खतरा होगा। अतः जो है डिप्लोमेसी का यह भी एक बहुत बड़ा काम है कि वह जो है अपने शत्रुओं को संगठित होने से, रोके, अपने शत्रुओं को तटस्थ बनाए रखे, या फिर शत्रुओं को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दे, पूरी तरह से अकेले कर दे कि उसके साथ और कोई भी जो है उसका मित्र न बन पाए। अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए और अपने शत्रु के जो है मित्रों की संख्या घटानी चाहिए। डिप्लोमेसी का एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव का। तो जो डिप्लोमेसी का जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो यह होता है कि अपने विरोधियों को किसी तरह का अलायंस बनाने की छूट या बनाने का अधिकार न मिल पाए। क्योंकि अगर वह अपने अलायंस का निर्माण कर लेते हैं, अगर वो अपने गठबंधन का निर्माण कर लेते हैं, अगर वह गठबंधन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस गठबंधन के द्वारा आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर एक भय या थ्रेट उत्पन्न हो सकता है। तो डिप्लोमेसी का जो अगला लक्ष्य यह होता है कि वह अपने विरोधियों का, अपने जो है दुश्मनों का गठबंधन बनाने से रोके और ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट करें, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि जो है वह उसके दुश्मन आपस में जो है वह मिलकर किसी तरह का गठबंधन का निर्माण न कर पाए, आपस में मिलकर वह कोई गठबंधन न कर पाए। तो इस स्थिति में हमेशा से जो है डिप्लोमेसी एक कारगर हथियार के रूप में काम करती है। डिप्लोमेसी जो है वह एक कारगर हथियार के रूप में यूज होती है और वह रोकती है कि कैसे भी करके हमें अपने जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको जो है हम एक गठबंधन बनाने से, एक अलायंस बनाने से उनको रोके। फिर जो है डिप्लोमेसी जो है युद्धों का जो है संचालन भी करती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देखनी होंगी कि युद्ध जो है वह डिप्लोमेसी में एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है। क्योंकि डिप्लोमेसी में हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो उपकरण यूज करते हैं, जो साधन यूज करते हैं, उसमें युद्ध भी है। क्योंकि युद्ध जो है, डिप्लोमेसी का मतलब है कि युद्ध को टालना। लेकिन जब डिप्लोमेसी जो है अपने सारे जो साधन है ये यूज कर चुकी होती है और उसके यूज किए गए साधनों से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को की पूर्ति नहीं होती या हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं, तब जो है युद्ध के संचालन की बात आती है। और युद्ध का संचालन वो अंतिम विकल्प है जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है और डिप्लोमेसी द्वारा उसके संचालन की बात की जाती है। क्योंकि अगर जो है अगर डिप्लोमेसी द्वारा युद्ध को संचालित नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि युद्ध का परिणाम भी सार्थक न रहे। तो इसलिए जो है डिप्लोमेसी युद्ध का संचालन भी करती है और अपने डिप्लोमेटिक जो है कॉन्सेप्ट से या फिर कह अपने डिप्लोमेसी से वह युद्ध को जीतने का भी प्रयास करती है। उसके बाद जब हम बात करें अगले ये कह सकते हैं कि अगले साधन की जो है या अगले लक्ष्य की जो डिप्लोमेसी के लिए डिसाइड की जाती है, तो डिप्लोमेसी के लिए जो है वह जो अगला लक्ष्य डिसाइड है वह जो है आर्थिक विकास या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वह इनके माध्यम से डिप्लोमेसी के जो निर्धारित लक्ष्य है उसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि लक्ष्य होता है। क्योंकि डिप्लोमेसी किसी भी देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सही ढंग से संचालित करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है वह होती है अर्थव्यवस्था या फिर वहां का आर्थिक स्ट्रक्चर। अगर वह इकोनॉमिकल स्ट्रांग है तो उसकी डिप्लोमेसी जो है अच्छे ढंग से काम करेगी। लेकिन अगर वह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जहां तक बात है तो डिप्लोमेसी का एक जो है बड़ा लक्ष्य होता है कि वो अपने यहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को जो है वो सही दिशा दे और वह जो है विदेशी देशों के साथ अच्छे अच्छे संबंध स्थापित करके विदेशी देशों के साथ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे ढंग से जो है वह उसको पूरा कर ले। और इसके लिए आर्थिक समृद्धि के लिए वह राजनय या फिर डिप्लोमेसी जो है हर कारगर जो है साधन उपलब्ध कराता है, हर जो है आवश्यक चीजों को उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। और उसकी कोशिश रहती है कि कैसे भी करके जो हमारे इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट है
जो हमारे आर्थिक जो है आवश्यकताएं हैं उनकी उनको पूरा किया जा सके। अपने वह जो है नए नए बाजार खोजने का काम करता है, वह नए नए उद्योग धंधों को लगाने का काम करता है, वह जो है नए नए तरीके से अपने यहाँ अपने जो है अपने देश के साथ दूसरे देशों के साथ जो है आर्थिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि उसके यहाँ की जो कच्चे माल हैं वो कच्चे माल को जो है किसी दूसरे देश के साथ समझौता करके उनको उनको निर्मित करने का प्रयास करता है, अपने मालों को बेचने के लिए बाजार खोजने का काम करता है। तो डिप्लोमेसी का जो लक्ष्य है वह इकोनॉमिकल ग्रोथ है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए वह हर सारे उपाय करता है जो जो है जो जिन उपायों को उसको किया जाना चाहिए, जिस उपायों के लिए उसकी जो है उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यह जो डिप्लोमेसी का जो ऑब्जेक्टिव है, डिप्लोमेसी का जो डिसाइड लक्ष्य है, तो यह जो है वह उद्योगों के उत्तरोत्तर, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति है या फिर जो हमारे फैक्ट्रियों में माल तैयार हो गया तो उन तैयार माल के लिए हमें बाजार चाहिए, तो इसके लिए भी वो बाजार प्राप्ति के लिए भी कोशिश करता है। साथ ही साथ वह यह कोशिश करता है कि जो डिप्लोमेटिक जो कह सकते हैं कि प्रतियोगिता चल रही है, इस प्रतियोगिता को भी खत्म किया जाए और बाजार में कैसे भी करके एक जो है सिंगल ओनरशिप या एकाधिकार को स्थापित कर लिया जाए। तो यह जो कहा जाए कि अगर प्रेजेंट जो एरा है, प्रेजेंट एरा में यह जो डिप्लोमेसी का जो यह जो रूप है, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है वह ज्यादा जटिल होता जा रहा है, क्योंकि हर देश अपने यहाँ अपने जो है अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से, अपने जो है कूटनीति के माध्यम से ज्यादा आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है। तो इस तरह से यह जो यह जो एरा है वह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक पूरी तरह से कम्पिटिटिव एरा है, जिसमें हर देश अपने आर्थिक संपन्नता के लिए, आर्थिक विकास के लिए दूसरे देश की डिप्लोमेसी से जो है वह कंपेयर करते हैं, दूसरे देश के डिप्लोमेसी के साथ कम्पिटिटिव जो है या कंपटीशन में लगे रहते हैं। अगला जो गोल डिसाइड हुआ था, वह गोल डिसाइड है, वह है जो है अगर बात करें कि अगला डिप्लोमेसी का जो गोल डिसाइड है या जो लक्ष्य डिसाइड है वह टू इकोनॉमिकल एड लेना है या गेट टू एड है या सहायता प्राप्ति है। तो जैसे हम बात करें तो बढ़ती हुई जनसंख्या है, अकाल है, बाढ़ है और प्राकृतिक आपदा है, जो उसके बाद जो है या फिर खाद्यान्न या धन की संकट है या खाद्यान्न का संकट है। तो यह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे हमारे या किसी भी देश के साथ ये संकट खड़ा हो सकता है कि अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या फिर कोई भूकंप आ जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए। उसके बाद जो है वहाँ खाद्यान्न की समस्या हो जाए, धन की समस्या हो जाए। तो इसके लिए जो है उसकी जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के का जो लक्ष्य होता है यह होता है कि जल्दी से जल्दी आसानी से जो है वह लक्ष्य की वह जो है धन की सहायता प्राप्त हो जाए उसे। दूसरे देश जो है वह अपने से ही उसको जो है वह सहायता प्रदान कर दे या सहायता उपलब्ध करा दे। तो इस तरह की जो डिप्लोमेसी होती है, इस डिप्लोमेसी को खाद्यान्न डिप्लोमेसी भी कहा जा सकता है। इस डिप्लोमेसी जैसे इसको फूड डिप्लोमेसी भी कहा जाता है या एड डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है सहायता कूटनीति या फिर खाद्यान्न कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसका जो लक्ष्य होता है, इसका लक्ष्य होता है कि खाद्यान्न की आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की पूर्ति हो जाए, आवश्यकता अनुसार हमें आर्थिक सहायता मिल जाए। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे देश में पैसे की कमी है, तो हमारी डिप्लोमेसी यह है कि हम जल्दी से जल्दी आसानी से जो है वो कहीं से ऐड ले लें, इकोनॉमिकल ऐड हमको मिल जाए। और यह जो है यह डिप्लोमेसी के द्वारा ही संभव है। और डिप्लोमेसी का यह एक इम्पोर्टेंट जो है गोल या ऑब्जेक्टिव भी है कि वह अपने देश के लिए में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को सही तरीके से उसको सॉल्व करे। और इसके लिए चाहे वह फूड डिप्लोमेसी यूज करे या फिर वह जो है वह कोई एड डिप्लोमेसी यूज करे, क्योंकि उसका जो लक्ष्य निर्धारित है कि उसे अपने देश में, अपने राज्य में खाद्यान्न संकट से राज्य को निकालना है, अपने राज्य को सूखा और अकाल से निकालना है, अपने राज्य को है धन की हुई जो कमी है उसको पूरा करना है। तो यह जो डिप्लोमेसी का एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है। फिर जो है हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमिकल ऐड हमको प्राप्त हो चुका है, इकोनॉमिकल ऐड मिल चुका है, तो फिर जो हमारा अगला लक्ष्य होता है वह होता है कि राज्यों की जो अस्थायी हित होते हैं, जो उसके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, परमानेंट इंटरेस्ट को जो है
उनकी पूर्ति जो होती है, या इसका अगला जो है वह लक्ष्य डिसाइड होता है कि डिप्लोमेसी का जो अगला लक्ष्य है वह यह है कि जो उसके परमानेंट जो इंटरेस्ट है, जो है अस्थाई हित है, उनकी पूर्ति कर दी जाए। वह अस्थाई हित की अगर हम बात करें तो परमानेंट जो इंटरेस्ट होते हैं वो परमानेंट इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी नेशनल इंटरेस्ट वाले अपने वीडियो में बताया कि वह जो है वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वह जो है अपने हितों की लंबे समय तक पूर्ति की जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटेन का जो कह सकते हैं कि परमानेंट इंटरेस्ट था, वह था कि द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि समुद्री रास्ते में जो है उस समुद्री रास्ते को फ्री कर दिया जाए। इससे उसके दो बेनिफिट थे। पहला, वह उसका जो नेशनल इंटरेस्ट था वह दो तरह का था। पहला था कि वह उससे अपने कॉलोनीज को जो है वह प्रिजर्व करना था, और अपने कॉलोनीज के पास आने जाने में उसको असुविधा ना हो, तो इसके लिए वह नेविगेशन के जो है वह फ्रीडम की बात करता है। और दूसरा जो है वह चूंकि उसका जो बेसिक था वह ट्रेड और बिजनेस था, तो अगर जो है अगर समुद्री जो है रास्ता या समुद्री सीमा सबके लिए फ्री होगी तो वह आसानी से अपने ट्रेड और बिजनेस को डेवलप कर पाएगा, अपने ट्रेड और बिजनेस का विस्तार कर पाएगा। तो यह जो कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेसी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो डिप्लोमेसी का ऑब्जेक्टिव है कि वह जो है अपने परमानेंट हितों की जो है वो पूर्ति कर ले। तो परमानेंट हितों के माध्यम से वह जो है यह बताना चाह रहा था, परमानेंट हितों के माध्यम से वह जो है अपने डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि वह अपने जो उसके परमानेंट हित है, जैसे कि बिजनेस करना, सौदेबाजी करना, या और जो उसके जो अपने जो आवश्यकताएं हैं, जो मतलब अन्य देशों के साथ उसके जो परमानेंट हितों की जो पूर्ति के लिए जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी भी वह पूर्ति कर ले, उनका उनका भी जो वह विकास कर ले, उनकी भी वह पूर्ति कर ले। फिर जो अगला लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अगला लक्ष्य जो है वह फॉरेन पॉलिसी के लिए निर्धारित किया गया है, वह है म्यूचुअल गिव एंड टेक, जो है पारस्परिक आदान प्रदान। पारस्परिक आदान प्रदान का मतलब यह है कि जो डिप्लोमेसी है वह उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सुरक्षा होता है, और अधिकारों के निर्वहन के लिए जो है वह शक्ति के पारस्परिक आदान प्रदान की भी बात होती है। क्योंकि अगर हम देखें तो कोई भी राज्य जो है वह जो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ठीक, और ना ही कोई जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का कोई भी अंतिम सत्य हो सकता है, कोई भी ऐसा अल्टीमेट ट्रूथ नहीं हो सकता कि जिसपे वह बेस हो, जिसपे वह आधारित हो। तो वह अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो वह जो है पास हो जाएगा, या वह अचीव कर लेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को, या फिर जो है वह फेल हो जाएगा। तो अगर जो है वह अगर आदान प्रदान करता है, अगर जो है वह अगर अपने साथ अच्छे संबंध, अगर दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ वह अगर अच्छे संबंध रखता है, तो वह जो है वह क्या सकता है कि वह इन दोनों को परस्पर जो है एक दूसरे से अपने चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और इससे जो है उनके रिलेशन और ज्यादा अच्छी तरह से स्थापित हो सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब डिप्लोमेसी जो है वह एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होगी, एक दूसरे के साथ परिवर्तित होगी, और गिव एंड टेक की जो कंडीशन आएगी, तो वह राजनयिक जो है या डिप्लोमेसी जो है वह और अच्छे तरीके से कारगर होकर काम करेगी। क्योंकि कहीं भी अगर रिलेशन डेवलप करना होता है तो रिलेशन सिर्फ वन वे मीन्स या माध्यम से नहीं हो सकता, उसके लिए टू वे प्रोसेस होता है कि अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, अगर सामान दोगे तो सामान पाओगे। तो यह जो गिव एंड टेक का जो कॉन्सेप्ट है, या गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट ही एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, एक दूसरे में फेथ और विश्वास जगाता है, एक दूसरे के साथ भरोसा जगाता है, और वह एक दूसरे के साथ काम करने की शक्ति देता है। तो जब हम डिप्लोमेसी के माध्यम से, जब हम पारस्परिक म्यूचुअल जब आदान प्रदान करते हैं, या फिर म्यूचुअल जब हम चीज को देखते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो जब हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजों को म्यूचुअल जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे जो है संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। तो किसी भी देश में, किसी भी कंट्री की जब हम म्यूचुअल जब ट्रांसफर की बात करते हैं, जब म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो इससे होता क्या है
कि हम जब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान की प्रक्रिया में आते हैं तो हमें सीखने को भी मिलता है, हमारे संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं और हम एक दूसरे पे भरोसा दिखाने लगते हैं। फिर जब जो अगला हमारा लक्ष्य है, जो डिप्लोमेसी का अगला लक्ष्य निर्धारित है, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं जो लक्ष्य डिप्लोमेसी, अगला जो लक्ष्य जो डिप्लोमेसी के लिए निर्धारित है या जो डिप्लोमेसी का लक्ष्य निर्धारित है वह है टू इस्टेब्लिश टू गुडविल, कि सद्भावना की स्थापना या गुडविल को स्टेबल करना। अगर मान लीजिए जैसे होता है कि राष्ट्रीय हितों की जैसे अगर हम बात करें, अपने राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, तो जब भी राष्ट्रीय हित की उपलब्धि होती है तो डिप्लोमेसी जो है उसको प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ वार या कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा उसे पा सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए जो है सद्भावना या गुडविल एक माध्यम हो सकता है। गुडविल के माध्यम से भी उसे पाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मित्र देश के रूप में है और उनके साथ सद्भावनापूर्ण या कोऑपरेशन के साथ ही हम अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह डिप्लोमेसी को डिसाइड करना होता है, या डिप्लोमेसी ही डिसाइड करती है, डिप्लोमेसी ही निर्धारित करती है कि किस देश के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करने हैं, कौन से देशों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित हो या बनाए जा सकते हैं। क्योंकि वह जो है हर माध्यम से यह कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डिप्लोमेसी के माध्यम से, डिप्लोमेसी के जरिए जो है वह एक सद्भावना की स्थापना की बात होती है। वह जो है वह एक हेल्दी जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि हर देश हमारा शत्रु नहीं हो सकता, या हर देश से हम मनमुटाव करके या जो है वो उससे दुश्मनी करके जो है हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हम जो है अपने मित्र राष्ट्रों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने पड़ते हैं या करते हैं, और हम अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए या फिर संतुष्टि के लिए जो हम सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करके उनसे मित्रवत संबंध स्थापित करते हैं। और पूरा जो है हमारी जो डिप्लोमेसी होती है वह गुडविल को प्रमोट करने की होती है, कि हम गुडविल को प्रमोट करके जो है अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाए। तो यह जो लक्ष्य थे, यह लक्ष्य डिप्लोमेसी के लिए निर्धारित किए गए थे कि डिप्लोमेसी के जो है यह काम है और इनको ऐसे ऐसे ये काम करना है। फिर जब हम बात करते हैं कि डिप्लोमेसी और जो है पावर कि दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं या उनके साथ इनके क्या संबंध है, तो पावर के एक एलिमेंट के रूप में डिप्लोमेसी जो है वह किसी भी कहा जा सकता है कि अगर हम नेशनल पावर को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि नेशनल पावर में जो है वह डिप्लोमेसी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है, एक जो है एलिमेंट के रूप में काम करती है। क्योंकि डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं नेशनल पावर के इंक्रीज करने में, नेशनल पावर के विकसित करने में, नेशनल पावर को बढ़ाने में डिप्लोमेसी का एक अपना अलग रोल होता है। और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को सही ढंग से, सही तरीके से प्रस्तुत करने का जो काम है वो डिप्लोमेसी का है। और हमारी जितनी डिप्लोमेसी जितनी कारगर होगी, हमारी डिप्लोमेसी जितनी अच्छी होगी, हमारी डिप्लोमेसी जितनी सहायक होगी, उतना ही हमारा नेशनल इंटरेस्ट आसानी से अचीव हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें, हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत की जो डिप्लोमेसी थी वो भारत की डिप्लोमेसी सबसे बेहतर मानी जा रही थी। इंदिरा गांधी के समय की डिप्लोमेसी तो सबसे कहा जा सकता है कि सबसे पॉपुलर है, क्योंकि उन्होंने एक अपने जो है अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से ही बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपने डिप्लोमेसी से, अपने चतुराईपूर्ण जो है नीतियों के माध्यम से ही, अपने डिप्लोमेसी से ही उन्होंने रूस के साथ एक अच्छे जो है वो ट्रीटी या समझौते कर लिए। तो जब हम अपनी डिप्लोमेसी को एनालाइज करते हैं, जब अपने डिप्लोमेसी को देखते हैं, तो हमारी डिप्लोमेसी का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। और वह राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अलग अलग साधन अपना सकता है, अलग अलग माध्यम चुन सकता है, अलग अलग पॉलिसीज बना सकता है। लेकिन डिप्लोमेसी का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिप्लोमेसी के माध्यम से ही, डिप्लोमेसी के द्वारा ही हम अपनी चीजों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं, हम अपनी चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित कर पाते हैं, हम अपने डिसीजंस ले पाते हैं कि कहाँ हमें फियर क्रिएट करना है, कहाँ हमें थ्रेट क्रिएट करना है, कहाँ हमें कोऑपरेशन दिखाना है, कहाँ हमें जो है वह उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हैं। तो हम अपने डिप्लोमेसी के द्वारा, अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से ही अपनी चीजों को सही ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, सही ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति कर सकते हैं। अनादिकाल से ही यह डिप्लोमेसी
अपने राष्ट्रीय किसी भी राज्य के राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक साधन था। वो दूतों को भेजा जाता था, दूतों पहले प्राचीन काल में दूतों के माध्यम से जो है यह काम होते थे। अब जो है डिप्लोमेसी जो है वह हमारे डेलीगेशन के रूप में, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, हमारे जो है नेतृत्व के रूप में, हमारे पॉलिसी मेकर के रूप में जो है डिप्लोमेसी को यूज किया जाता है, जिसका लक्ष्य जो है वह सीधा साधा है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखना, और साथ ही साथ जो सबसे मेन है कि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, क्योंकि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही डिप्लोमेसी का अस्तित्व है, और उसी के लिए डिप्लोमेसी जो है वह सबसे कारगर कहा जा सकता है कि हथियार के रूप में रहती है। तो डिप्लोमेसी जो है वह हमेशा से उसका जो उद्देश्य होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, वह यह कहा जा सकता है कि उसका जो लक्ष्य है वह निर्धारित है कि वह जो है राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ही काम करेगी, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ही वो सारे सब कुछ करेगी, और वह जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक अच्छा और जो बेसिक साधन है वह जो है वह डिप्लोमेसी है, और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम अपने साधनों की पूर्ति करते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, और अपने फॉरेन पॉलिसी को डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम हैंडल करते हैं, चलाते हैं। क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वह हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसको चलाने वाली, उसको यूज करने वाली सबसे मुख्य जो है वह हथियार है, क्योंकि डिप्लोमेसी के द्वारा ही हम अपने फॉरेन पॉलिसी को बताते हैं, डिफाइन करते हैं और चलाते हैं। थैंक यू। हो सकता है अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।